नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दिवसीय एग्जाम्स में हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो जब हम एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा करना ही होता है। कहीं कहीं आपको चुनने का अधिकार दिया जाता है, दोनों में से एक कोई भाषा आप चुन सकते हैं। और कहीं कहीं पे जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो फिक्स है। या तो उसमें हिंदी पूछी जाती है या इंग्लिश पूछी जाती है। तो हिंदी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, हालांकि कोई भी एग्जाम है जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा वो जरूर पूछा जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी का एक एक चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि एग्जाम जब नजदीक आए तो कोई ऐसी हड़बड़ी ना हो कि उसमें हिंदी तो रह ही गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज हिंदी का पहला चैप्टर, वर्णमाला। ये मूल चैप्टर है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप इसको जानेंगे, तभी आपको आगे के पाठ जो होंगे, आगे के जो पाठ होंगे समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा ये है कि जब हम अपनी हृदय की वेदनाओं को किसी और तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं तो इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस माध्यम से हम अपनी हृदय की वेदनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं उसको भाषा कहा जाता है। भाषा कोई भी हो सकती है, या तो वह ध्वनि के रूप में हो सकती है, मतलब मौखिक, या लिखित हो सकती है, या सांकेतिक भी हो सकती है। ठीक है, खैर भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले जिसकी जरूरत होती है, इसको देखिए खंडित करते हुए हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पे। सबसे पहले देखिए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद है, और पद से छोटी इकाई अक्षर है, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, तो ध्वनि या वर्ण, और इसी वर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार थोड़ा इसका सीरियल देख लेते हैं। सबसे ऊपर भाषा को रखा जाए, भाषा से आप छोटा करेंगे तो वाक्य में परिवर्तित होगा, वाक्य को तोड़ेंगे तो उपवाक्य बनेगा, उपवाक्य को तोड़ेंगे तो पदबंध बनेगा, पदबंध को तोड़ेंगे तो पद बनेगा, पद को तोड़ेंगे तो अक्षर बनेगा, अक्षर को तोड़ेंगे तो ध्वनि बनेगा। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये समझ में ना आए तो जरूर मेरे चैनल को रिपोर्ट कर दीजिएगा, लेकिन अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें हम लोग आंसर देंगे ध्वनि। आप लोग कॉपी और पेन लेके सारे क्वेश्चन नोट करते चले, फिर मैं इसका एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ये मैं कई बुक से लेके बनाया हूं, इसका पीडीएफ जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में भी और इसके क्वेश्चन बनाने में भी। लेकिन एक शर्त है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक ध्यान पूर्वक और कॉपी और पेन लेके जुड़े रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये इसका जवाब होगा मित्रों ध्वनि। लेकिन अब इसको दो तरीकों से पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। मौखिक इकाई अगर पूछा जाए
मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि, लेकिन अगर लिखित इकाई पूछी जाए, लिखित इकाई, तो इसका जवाब आप देंगे वर्ण। ठीक है, तो मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई वर्ण होता है। ठीक है, चलिए, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में आपने जान लिया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ये वर्ण की परिभाषा दी गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा कि वर्णमाला कहा जाता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए ताकि आप लोग कॉपी पे आसानी से नोट कर सके। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे व्यवस्थित समूह लिखा गया है। अगर हम ऐसे लिख दें क ग ख अंग च, तो ये अगर कहूं कि वर्णमाला है या नहीं, तो ये वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला का एक व्यवस्थित समूह है, जैसे क ख फिर ग फिर घ फिर अंग। तो इस प्रकार से अगर व्यवस्थित होगा तभी इसको हम वर्णमाला कह सकते हैं। अगर अव्यवस्थित तरीके से हो तो इसको वर्णमाला कहा नहीं जा सकता। जैसे कि पीछे के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, इसमें दो ऑप्शन थे कि वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और एक ऑप्शन था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें से आप चूज करेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। मतलब कि वर्णों को दो भाग में बांटा जा सकता है। वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्वर और दूसरा क्या, व्यंजन। ठीक है, अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अब इसमें आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से 10 स्वर होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए तो 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से स्वर और कौन से व्यंजन है। लेखन के आधार पर अगर बात किया जाए तो वर्णों की संख्या क्या होती है, 52। अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 52 ही बताएंगे। लेकिन आपको अगर प्रश्न बदल के पूछ दिया जाए आपसे कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, तो 45 होते हैं, और इसमें कितने दिए गए हैं, तो 52 दिए गए हैं। मैं आगे इसका डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे ये 45 हो जाता है और कब ये 52 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन। सबसे पहले स्वर को जानते हैं। स्वर की परिभाषा आपको बोर्ड पे दिख रही होगी कि वह ध्वनियां जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, वे ध्वनियां, चाहे वह ध्वनियां जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 11 स्वर है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। अब उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए तो इसमें से री को हटा देंगे और वर्ण कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उच्चारण की अगर बात की जाए तो उसमें से री को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताऊं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10, स्वरों की कुल संख्या
स्वरों की कुल संख्या। आप एक एक प्रश्न को नोट करते रहेंगे। कुल संख्या 11। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लेखनी के आधार पर स्वरों की संख्या, तो ये आप बताएंगे 13। ठीक है, लेखनी के आधार पे स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 13, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 और कुल स्वरों की संख्या केवल पूछा जाए तो आप बताएंगे 11। इसमें री को हटा देते हैं और 13 बनाने के लिए अंग और अह को भी जोड़ लेते हैं तो 13 हो जाते हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं, अयुग्वाह के बारे में जानते हैं। अयुग्वाह का अर्थ क्या होता है? अ का मतलब होता है न, नहीं। योग का मतलब होता है योग, जुड़ा हुआ। वाह का मतलब होता है साथ में। तो अ का मतलब न, नहीं। योग का मतलब जुड़ा हुआ। वहन किसी को ये नहीं करता, मतलब ना ही स्वर को और ना ही व्यंजन को, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों मतलब स्वर और व्यंजन में किसी के साथ इनका योग नहीं है, इसी वजह से अयोग। अयोग का मतलब कि किसी के साथ, न तो स्वर के साथ न ही व्यंजन के साथ इनका योग है, इसी वजह से इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। किन दो ध्वनियों को? तो एक अंग और एक अह। अलग अलग इनको अगर वर्गीकृत किया जाए अयोगवाह को तो ये दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जो ना, जिसका ना स्वर के साथ योग हो और ना ही व्यंजन के साथ योग हो, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार की परिभाषा क्या होती है? तो अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद में आते हैं। अनु का मतलब है पीछा करना और स्वार का मतलब है स्वर। स्वर ऐसे व्यंजन जो स्वर का पीछा करते हैं, मतलब स्वर के बाद में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। विसर्ग क्या है? तो इसके बारे में बस इतना जानिए कि यह एक महाप्राण ध्वनि है। यह ना तो स्वर में शामिल किया गया है और न यह व्यंजन में शामिल किया गया है। तो आप याद रखेंगे, विसर्ग अह को और अनुस्वार अंग को कहते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अनुस्वार व विसर्ग को क्या कहते हैं? तो दोनों को संयुक्त रूप से पूछा जाए तो इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम 5 आधारों पे करेंगे। पहला जो वर्गीकरण होगा वो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, मतलब उच्चारण काल का मतलब होता है कि उसको बोलने में कितना समय लगता है, इस आधार पे हम स्वरों का विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो स्वर 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। यहां मैं लिखता चलूं, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब आप जानेंगे कि किसमें सबसे कम समय लगता है। तो इसमें ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय, मतलब इसके उच्चारण में सबसे कम समय। जिनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, छोटी, छोटाऊ ह्रस्व स्वर है। कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में री को भी ह्रस्व स्वर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के
दो गुना समय लगे, दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब इससे ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, सबसे कम समय किसके उच्चारण में लगता है? तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण का मतलब बोलने में जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगे उसको ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसको दीर्घ स्वर, और जिसको बोलने में सबसे अधिक समय लगे, जैसे इसका प्रयोग हम लोग गानों में करते हैं। जैसे जहां हम लोग गाना गाते हैं तो बहुत देर तक किसी एक ही ध्वनि को बोलते हैं। जैसे मैं अगर गा के आपको सुनाऊं तो गा सकते हैं हम लोग की, जैसे गाना है तू मेरी जिंदगी, तो यहाँ पे जो तू बोला गया है ये कौन सा स्वर है? तो ये प्लुत स्वर है, इसमें इसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जो सबसे कम समय ले बोलने में, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में इससे ज्यादा समय लगे, दोगुना समय, और प्लुत स्वर जिसको बोलने में बहुत ज्यादा समय लगे। अब इसके बारे में, प्लुत स्वर के बारे में एक बात आप जानते रहिए कि ये नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को बुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और आप एक बात और लिख सकते हैं कि गानों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने समझा कि कौन से स्वर ह्रस्व स्वर होंगे, कौन से दीर्घ। मैं आपको इस स्लाइड में बताऊं तो देखिए, जो भी आप छोटा पढ़ते हैं, ये अ है, ये ई है, ई छोटी है, छोटाऊ, और कहीं कहीं री भी दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब ह्रस्व स्वर है, मतलब इनको बोलने में एक मात्रा के बोलने जितना समय लगता है, मतलब कम समय लगता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से ही मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि आ कैसे बना है। तो आ बना है अ प्लस अ से। ठीक है, अ प्लस अ से। ई बड़ी कैसे बनी है? तो ई प्लस ई से। उ कैसे बना है? छोटाऊ प्लस छोटाऊ से। फिर ए कैसे बना है? तो अ प्लस ई से। ठीक है, मतलब एक इसमें से एक इसमें से लेके। फिर ऐ कैसे बना है? अ प्लस ए से, ऐ बना है। ओ कैसे बना है? अ प्लस छोटाऊ से। फिर औ कैसे बना है? अ प्लस ओ से। ठीक है, अब आगे जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तब इसका मैं फिर से आपको एक बार प्रयोग बताऊंगा। आप लोग एक बार इसको जरूर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पे लिख लें, ताकि आपको पता चले कि आ का निर्माण कैसे हुआ है अ से। अब कहीं कहीं अगर आपको ये देखने को मिल जाए आ प्लस अ, या अ प्लस आ, या आ प्लस आ, तो ये भी आ ही होंगे। ठीक है, दोनों ध्वनियां एक जैसी भी होंगी तो भी आ ही होंगी। अ और आ मिलके भी आ बनेंगे, अ और अ मिलके भी आ बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें अकेला अ है, इसमें दो अ है, इसमें अकेली छोटी है, इसमें दो छोटी है, इसमें अकेला उ है, छोटाऊ है, इसमें दो छोटाऊ है। तो देखिए, इसमें एक ही मात्रा के बोलने लायक समय मिलता है, लगता है, और इसमें दो दो मात्राओं को, मतलब इससे दो गुना समय इसको बोलने में लगता है। जैसा कि छोटे क्लासों में आपने आलेख कभी लिखा होगा मित्रों, तो जैसे बोलते थे सर कि छोटे क्लास में आलेख जब हम लोग लिखते थे तो बोलते थे राजा ने कहा कि, तो जल्दी से अगर बोला जाए तो इसका मतलब छोटी का मात्रा होता है, और अगर थोड़ा देर करके बोला जाए राजा ने कहा कि, तो की का मतलब हो जाएगा बड़ी, और जल्दी से बोला जाए तो उसका मतलब हो जाएगा छोटी। वैसे ही छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ भी है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर
और मेरा गाना अगर आपको याद होगा तो आप प्लुत स्वर भी कभी नहीं भूलेंगे। तो पूछा जाए अगर आपसे कि सबसे अधिक समय किस स्वर के उच्चारण में लगता है, तो आप बताएंगे प्लुत स्वर में। सबसे कम समय किस में लगता है, तो दीर्घ स्वर में। आइए आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार जो है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 भाग में किया गया है। एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, ई ई ए। आप एक बार उच्चारण करके और अपने जीभ पे ध्यान केंद्रित करिए, ई ई ए, तो आपको पता चलेगा कि जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग इसमें हो रहा है। इसको आप पकड़ लेंगे तो आप ये इसका उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ई ई ए, इसका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता है। अ आप याद रखेंगे, अ अकेला बीच में, अ अकेला बीच में, याद रहेगा, अ अकेला बीच में। और जो बचे वो सब कहां से बोले जाते हैं, तो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए वे पश्च स्वर कहलाते हैं। याद रखेंगे कैसे, इसको लिख लेंगे ई ई ए, ठीक है, और अ अकेला बीच में, और जो शेष बचते हैं वो कहां से बोले जाएंगे, पीछे से बोले जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसको। मुख द्वार खुलने के आधार पे, मतलब कि किस अक्षर को, किस स्वर को बोलने में आपका मुंह कितना खुलता है, उसके आधार पे आपको ये वर्गीकरण बताया गया है। जैसे आप याद रखेंगे, विपरीत का अर्थ होता है ओपन, अर्ध विपरीत का हाफ ओपन, अर्ध समृद्ध का क्लोज, और समृद्ध का क्लोज होता है। आप इसमें याद क्या कर सकते हैं, तो जब हम छोटे बच्चे थे या कोई छोटा बच्चा किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर उसको उसके मुंह को खुलवाना हो तो क्या बोलते हैं कि बेटा आ करो, आ में क्या हो जाता है कि मुंह पूरा खुल जाता है, ठीक है। तो ओपन में आप याद रखेंगे, मतलब विपरीत में याद रखेंगे, एक ही स्वर है आ का मतलब मुंह खुलना, विपरीत का मतलब ओपन होता है। और मुंह खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ करते हैं तो मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। अब एक मैं आपको हाफ क्लोज के लिए एक ट्रिक बताता हूं, वो आप लोग सुनिए और आपको जरूर याद हो जाएगा। हाफ क्लोज किसी को बुलाने के लिए, हाफ क्लोज किसी को बुलाने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी को बुलाने के लिए, ए ओ, याद है, किसी को बुलाना हो तो किसी को अपनी ओर देखने के लिए अगर चिल्लाना हो तो आप क्या चिल्लाएंगे, ए ओ ए ओ याद रखेंगे। हाफ क्लोज किसी को बुलाने के लिए ए ओ याद रखेंगे। अगर आप राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखे होंगे तो ये मोदी जी का वचन है, जब वेस्ट बंगाल में भाषण दे रहे थे मोदी जी, तो ममता बनर्जी के लिए क्या बोल रहे थे, ए दीदी ओ दीदी, ए दीदी ओ दीदी, मतलब उनको संबोधित करके ये भाषण दे रहे थे। तो क्या चाहते हैं मोदी जी, मोदी जी चाहते हैं कि वे क्या हो जाए, ममता बनर्जी क्या हो जाए, उनके हाफ क्लोज आ जाए। क्लोज का मतलब होता है समृद्ध, और हाफ का मतलब होता है अर्ध समृद्ध। तो आप दो तो याद ही रखेंगे, एक आ ओपन मतलब विपरीत, और हाफ क्लोज मतलब अर्ध समृद्ध के लिए ए ओ। मोदी जी का इसको याद रखेंगे, किस लिए कहा था मोदी जी ने, तो मोदी जी ने हाफ क्लोज लाने के लिए कहा था, अर्ध समृद्ध करने के लिए कहा था। चलिए अर्ध विपरीत में देखते हैं, तो सॉरी यही याद रखना है आपको। और जो बच जाते हैं अब इसको किस में रखेंगे, तो क्लोज में रखेंगे। अब इसको जी, जैसे भाषा में आपको घर पे या कहीं बाहर सिखाया जाता है कि आप हाँ ना कह के जी कहें,
क्यों? क्योंकि हाँ कहने से, आ कहने से मुंह खुलता है, जो कि असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। जबकि जी कहने का मतलब होता है कि आपका मुंह बंद रहेगा। तो ई आप मुंह बंद से याद रखेंगे। ऊ ई ऊ, इसमें आपका मुंह क्या रहता है? तो क्लोज रहता है, बंद रहता है, जो कि सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको कॉपी पे लिख सके। आगे के स्लाइड में चलते हैं। अवृतमुखी आवृतमुखी, आवृतमुखी, वृत्तमुखी, और एक होता है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। ठीक है, अवृतमुखी पूरा त है, इसमें भी पूरा त है। वृत्तमुखी, वृत्त का मतलब क्या होता है कि आपके होठ क्या हो जाए? गोल हो जाए। ये किस ओठों के स्थिति के आधार पे वर्गीकरण स्वरों का दो भाग में होता है, एक अवृतमुखी और एक वृत्तमुखी। तो आप जिन स्वरों को बोलने में अपने ओठ को गोल करते हैं, वृत्ताकार आकृति में कर लेते हैं, उसको वृत्तमुखी, और जो बच जाते हैं उसके बाद वो अवृत्तमुखी होते हैं। जैसे ऊ में आपके होठ क्या हो जाएंगे? बोल के आप लोग एक बार चेक करिए। अकेले में पढ़ रहे हैं तो जरूर चिल्ला के बोलिए। ऊ, छोटा ऊ बोलना हो या बड़ा ऊ बोलना हो, होंठ आपके क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। ओ ये दो ऊ और ओ जो है, इनको बोलने में आपके होंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। तो गोल हो जाते हैं मतलब वृत्तनुमा हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी कहा जाता है। और जो बचते हैं वो क्या हो जाएंगे? तो अवृत्तमुखी हो जाएंगे। अब बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे। तो निम्नुनासिक, इसको मौखिक भी कहा जाता है, और एक अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि निर्नुनासिक या मौखिक का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुंह से हवा अधिक निकले, मुंह से हवा अधिक निकले, वे स्वर क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा अधिक निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अब यहाँ पे मित्रों, अनुस्वार और अनुनासिक दो अलग अलग ये स्वर हैं, आप इसको याद रखेंगे। अनुस्वार का मतलब जो कि व्यंजन के बाद में आता है, और अनुनासिक क्या है? बहुत लोग को डाउट है कि अनुस्वार और अनुनासिक एक ही जैसे हैं। नहीं, इसका मतलब होता है कि व्यंजन के बाद आते हैं उसे अनुस्वार कहते। ऐसे व्यंजन जो स्वर के बाद आते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक किसे कहते हैं? नाक से ज्यादा हवा निकले, नाक से ज्यादा हवा निकले, ज्यादा हवा निकले तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक से ज्यादा हवा निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। और मुंह से ज्यादा अगर हवा निकले तो उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। जैसे अगर हम इस सब पे चंद्रकला लगाते चले तो हमको नाक से आवाज निकालनी पड़ेगी, और नाक से आवाज निकालने का मतलब कि हवा भी अधिक नाक से ही निकलेगी। जैसे कहना है गांव, छांव, नाव, तो इसमें आव मतलब कि ऐसे स्वर यूज हुए हैं जो कि निर्नुनासिक हैं। अब नाक को बंद करके अगर बोलना है गाव, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, और नाक से बोलेंगे गांव, छांव, तो ये निर्नुनासिक ना होके अनुनासिक हो जाएगा। और मुंह से अगर बोलते हैं जैसे सामान्य कोई शब्द, तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये निर्नुनासिक है, मेरे मुंह से हवा निकल रही है ज्यादा, नाक से कम निकल रही है। अगर हिमेश रेशमिया गाएंगे तो उनके नाक से ज्यादा हवा निकलेगी, तेरा 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 तेरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाक से भी ज्यादा हवा निकालते हैं। आपने हिमेश रेशमिया जरूर सुना होगा। आइए देखते व्यंजन क्या है। तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सभी व्यंजनों में अ छिपा होता है। जैसे क लिखा मैंने, तो क में क्या छिपा है? क प्लस अ, क।
क, ख लिखा मैंने तो ख प्लस अ। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलता है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अब परंपरागत रूप से या यूं कहें कि मूल रूप से, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4। तो परंपरागत रूप से 33 होते हैं। अब द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये हो जाते हैं 35। अगर संयुक्त व्यंजनों को भी जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाते हैं 39। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 39। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 33। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर अगर पूछे तो आप बताएंगे कि 45। मैं लिख दे रहा हूं आप इसको, क्योंकि डाउट में आप न पड़े। अगर कहा जाए कि मूल या परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो ये होता है 33। फिर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 35। और सीधे सीधे आपसे ये पूछ लिया जाए कुल व्यंजनों की संख्या, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, इसको आप लोग एक ही साथ में लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से इनमें अंतर दिखेंगे। परंपरागत रूप से 33, उच्चारण के आधार पे 35 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। चलिए आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात किया गया है स्पर्श व्यंजन का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आगे मैं आपको दिखाऊं कि स्पर्श व्यंजन फेफड़ों से निकल के कहां से, चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले एक और देख लेते हैं। ये देखिए यही स्पर्श व्यंजन है, क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, फिर ये होते हैं त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यही केवल 25 जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, हर वर्ग में 5-5 व्यंजन, जैसे क वर्ग इसको बोलते हैं, इसको च वर्ग बोलते हैं, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग और इसको प वर्ग। ये 25 क्या है, तो ये 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। इनकी परिभाषा ये है कि फेफड़ों से निकल के मुंह के किसी विशेष अंग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओठ से होते हुए ये बाहर आते हैं तो इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए स्पर्श व्यंजन से पहले, जैसे क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, फिर ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5।
टोटल कितने हो गए? तो 25 स्पर्श व्यंजन हुए। और कौन से व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? तो ये है 4, य, र, ल, व, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। फिर उष्म या संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए, संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए तो ये कौन से व्यंजन है? आप इसको ध्यान में रखेंगे, स, स, ह, या यूं कहें कि तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इसको आप याद रखेंगे। फिर संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये कौन से व्यंजन है? तो 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 ये उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और 25 स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, तो ये 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37 और द्विगुण व्यंजनों की अगर बात की जाए तो ढ़ और अण। ठीक है, ढ़ और अण, इनके बारे में आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इनका डिटेल। स्पर्श व्यंजनों के बारे में आपने समझ लिया है। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ होता है कि इनका उच्चारण जो होता है वो स्वर व व्यंजन के बीच के वर्णों की तरह इसका उच्चारण होता है। जैसे वे घर आए, आए, तो अगर आए मैंने ये लिखा है, आए ये भी सही है, और वे घर आए ये भी लिखा है, ये भी सही है। तो इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, इसलिए इसको को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये 4 व्यंजन होंगे जो अंतस्थ व्यंजन होंगे। अब अंतस्थ व्यंजनों को 3 हिस्से में बांटा गया है, इस पे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ध स्वर एक होता है, इन्हीं चारों से एक अर्ध स्वर होता है जो कभी स्वर के रूप में कभी व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, जैसे य और व। फिर लुंठित किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जैसे र। लुंठित, लुंठित आप जरूर याद रखेंगे, लुंठित र है। और पार्श्विक अगर पूछे तो ल है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगल या एक बगल से निकले उसको क्या बोलते हैं? तो लुंठित पार्श्विक बोलते हैं। जीभ के बगल से, किनारे से अगर हवा निकले तो उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और ये सभी अर्ध स्वर, लुंठित और पार्श्विक सभी किसके हिस्से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण इन 3 भागों में किया गया है। अर्ध स्वर य व, लुंठित र और पार्श्विक ल है। आप याद रखेंगे इसको, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए उष्म व्यंजन के बारे में देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और उष्मा पैदा करे, उसको क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। स स स ह मतलब तालाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। इसका उच्चारण भी आप इसको बोलते हैं श श श। तालाबी श को कैसे बोलते हैं? तालु से बोलते हैं श। इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं श। इसको भी श, थोड़ा सा इसमें हवा ज्यादा निकलती है। और इसको दांत से बोला जाता है स स स, इसको स ऐसे बोलते हैं। स श स और स ह। ठीक है, स स स ह ये कौन से व्यंजन है? तो उष्म संघर्षी व्यंजन है, उष्म या संघर्षी व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछे तो स्पर्शी व्यंजन 25 थे, आपको पता था, उसमें आप च वर्ग को याद रखेंगे। इसको च वर्ग को भी स्पर्श संघर्षी कहा जाता है।
इसको संघर्षी स स स ह को स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो आप च वर्ग को याद रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। छ, अब संयुक्त व्यंजन इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि दो वर्णों से मिलकर ये बने होते हैं। छ कैसे बना होता है? क और स से, कछ, याद रहेगा आपको। और पहला आधा है, क पे हलंत दिया है मैंने, इसका मतलब आधा क और स, मूर्धन्य स। फिर त्र कैसे बना है? त और र से, आधा त र से। ज्ञ कैसे बना है? ज्ञ। फिर अगर इसका सही में उच्चारण किया जाए तो ये ज्ञ ही है, ज्ञ ही है, इसको हम ज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और स्र को सर, ये आधा स है। ठीक है, इसका मतलब इस हलंत का मतलब आधा होता है। ठीक है, आधा को, आधा तो, आधा रो, आधा ज, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि दो व्यंजनों के संयुक्त रूप से ये क्या होते हैं? मिल के बने होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक बात और हो गई द्विगुण व्यंजन की। देखिए ये है ढक्कन, अगर बोलना हो तो ढक्कन, ढक्कन। लेकिन अगर अढ़ाई बोलना हो तो ढ ना लिख के अढ़ लिखते हैं। तो एक बिंदु बढ़ जाने से इसका एक गुण और बढ़ जाता है, तो इसके दो दो गुण हो जाते हैं, इसलिए इसको द्विगुण या इसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन याद रहेगा आपको। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं? देखिए इसके दो गुण होते हैं, आप याद रखेंगे, दो गुण होते हैं। एक तो ढ बोलते हैं और इसको अढ़ बोलते हैं। ढाई जो बोलेगा गलत उच्चारण कर रहा है, अढ़ाई, अढ़ाई। और ढक्कन नहीं बोल के आप लोग ढक्कन बोलेंगे। तो इसके दो गुण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी आप याद रखेंगे। वैसे ही ये ड है, जैसे डमरू बोलना है, लेकिन इसी ड के नीचे एक बिंदु लगा देंगे तो सड़क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सड़क। सड़क लिखना हो तो, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये गलत लिखा है मैंने, इसको पढ़ेंगे सड़क, सड़क, जो कि गलत है। इसको लिखना है सड़क और इसको लिखना है डमरू। अब इसको पढ़ूंगा मैं डमरू, अगर ऐसे मैं लिख दे रहा हूं तो डमरू, डमरू, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें दो गुण है, एक तो ये ड बोला जा रहा है और दूसरा ये अण बोला जा रहा है। वैसे ही ये एक ढ बोला जा रहा है और एक अढ़ बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा व्यंजन कहेंगे? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उचित व्यंजन भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग उच्चारण स्थान देखते हैं इसका। चलिए आइए इसका उच्चारण स्थान सबका देखते हैं, कहां से कौन से अक्षर उच्चारित किए जाते हैं, मतलब कि अपने मुंह के किस क्षेत्र से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये क से कंठ, क से कंठ, क वर्ग पूरा किससे बोला जाता है? तो कंठ से बोला जाता है। आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, कह क, कह क, कह क, कह क, याद रहेगा। क कंठ से, क कंठ से, और ह भी इसमें रहेगा, आप इसको याद रखेंगे। कह, कह क, कहां से कहना है? कंठ से कहना है। और क शुरुआती है व्यंजन, तो यहाँ शुरुआती स्वर कौन से होते हैं? अ और आ। क ह अ आ, क ह अ आ, क ह अ आ। कैसे याद रखेंगे? तो शुरुआत व्यंजन की कहां से होती है? क से, और स्वर की कहां से होती है? अ आ से। और इसको कह याद रखना है, और सब ये कहां से बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब चलिए मेरा एक भतीजा है जिसका नाम यश है, यश, आप इसको याद रखेंगे। यश, यश चम्मच से खाता है। किससे खाता है? चम्मच से। और उससे उसको एक दिन तालू में लग गया। किस में लग गया? तालू में लग गया। यश य और तलाबी स से होता है। यश कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, य तलाबी स। ये यश कैसे खाता है मेरा भतीजा? तो चम्मच से खाता है, और इसको चम्मच से कहाँ लग जाता है कभी कभी? तो तालू में लग जाता है। तालू ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, मुख में जो होता है। तो याद रखेंगे च वर्ग पूरा, चम्मच से च वर्ग पूरा याद रखेंगे। उसके बाद भतीजे का नाम मेरा यश है, यश रखेंगे। और सुनिए, जैसे अ भावेल में, स्वर में
ये दो शुरुआती हैं, उसके बाद ई होता है, क के बाद च वर्ग आता है। वैसे ही इसमें क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई आता है। तो अ कंठ से ई भविक मैं स्वर को भी साथ साथ देखते चलते हैं। अ कंठ से ई तालु से, जैसे क वर्ग कंठ से च वर्ग तालु से, ठीक है। और इसमें भतीजा यस रहेगा और इसमें कह कह याद रहेगा। अब चलिए ट वर्ग ये मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, मूर्धा से। देखिए ट ट पहले जानिए कि मूर्धा क्या है। तालु में, तालु के तरफ जीभ हमारी आगे से मुड़ के ऊपर जाके टच करती है, उसी को मूर्धा कहते हैं। बोलिए ट एक बार, ट ठ ड। देखिए जीभ का अगला हिस्सा जिसे छू रहा है उसी को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। देखिए आपका जीभ ऐसे है और ये जाके आगे से मुड़ के इसको छू रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। ट ठ ड ढ सब में जीभ आपकी आगे से मुड़ रही है, मूर्धा मुड़ रही है, मूर्धा। मुंह से मुड़ना, मुंह से मूर्धा, याद रखेंगे। और इसको मूर्धन्य स ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाने वाला स है, ठीक है। और ये मूर्धा लिखने में कठिन है, री भी लिखने में कठिन होता है, री को भी याद रखेंगे। तो ट वर्ग री और इसको मूर्धन्य स को याद रखेंगे मूर्धा से, ठीक है। दंत त त दंत से, त किससे, पूरा त वर्ग किससे, द से, सॉरी त से, पूरा त वर्ग दंत से बोला जाता है। आप बोल के देख सकते हैं, त थ द ध, दांत पे बार बार जीभ जाके मार रही है, त थ द ध न। ऐसे ही स, इसको क्या बोलते हैं, दंती स। दंती स का मतलब कि दंत से बोला जाने वाला स है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं तालाबी स, ये तालु से बोला जाने वाला स है, ठीक है। तालाबी स तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से और दंती स दंत से, याद रहेगा आपको। फिर आते हैं प। अब इसमें ओठ का प्रयोग होता है, प फ ब भ। बोलिए, बोल के एक बार उच्चारण करके देखिए कि कहाँ जोर लग रहा है, प फ ब भ। ऐसे आप बोलेंगे तो इसमें ओठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसका उच्चारण ओष्ठ से। और ऊ भी बोलेंगे, ऊ देखिए गोल भी हो रहा है ओठ। वृत्त वृत्त मुखी मैंने आपको बताया था कि जिसमें ओठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। वो ऊ आप याद रखेंगे ओठ से, तो इनको आप याद रखेंगे। फिर र ल को विशेषता आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं। र बोलते समय र बोलिए, ल बोलिए, र ल। तो देखिए जा के दंतमूल का अर्थ होता है दांत के जड़ में। हमारी जीभ दांत के जड़ में जाके मारती है, किसको बोलने में, र और ल बोलने में। बोलिए आप, र र ल ल। तो देखिए दोनों बार जीभ ने जाके दांत के जड़ में मारा है, तो इसको हम दंत मूल का अर्थ होता है जड़, दांत के जड़ में, या इसको वर्ष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ष भी कहते हैं। दंत मूल को ही वर्ष कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। व अब देखेंगे व बोलते समय, बोलिए व। तो देखें कि होंठ जो हमारे हैं वो दांत को दबा रहे हैं, होंठ किसको दबा रहे हैं, दांत को। व तो ये क्या, इस यह किससे होगा, तो दंत प्लस ओठ से, दंत प्लस ओष्ठ से, याद रहेगा। वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस बात को समझा होगा। चलिए अब मैं छात्र ज्ञान की बात करूंगा, किससे बोला जाता है। तो इसमें देखिए क किससे बोला जाता है, तो कंठ से, ठीक है। और ये मूर्धन्य से किससे बोला जाता है, तो मूर्धा से। मतलब कि छ अगर आपसे पूछा जाए किससे बोला जाएगा, तो कंठ और मूर्धा से। त्र की बात मैं करूं तो त किससे बोला जाता है, दंत से। और र किससे बोला जाता है, दंत मूल से। तो दंत तो दोनों में है, दंत दोनों में है, तो इसका जवाब क्या होगा, दंत मूल होगा, ठीक है। अब ज्ञा की बात की जाए तो ज किससे बोला जाता है, च छ ज, यस चम्मच याद रहेगा आपको, तालु से। और यह भी किससे बोला जाता है, तो यह भी बोला जाता है तालु
या पांचवें सभी जो वर्ण होते हैं नासिक से भी बोले जाते हैं। ठीक है, एक लड़का मोटा है और काला है, उसमें दो गुण है। वैसे ही यहाँ दो जगह से बोला जाता है, एक तो तालु से और इसको नासिक से भी बोला जाता है, मतलब नाक से भी इसमें हवा निकलती है। हर वर्ग के पांचवें वर्ण को हम लोग नासिक से भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तालु और ये समझाई गलत है, नहीं। एक लड़के के दो गुण भी हो सकते हैं, लड़का काला भी है मोटा भी है, लड़का लंबा भी है पतला भी है। वैसे ही यह जो है वो तालु से भी बोला जाएगा और इसमें किसका प्रयोग होगा, नासिक का भी प्रयोग होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। ये स तालाबी स है तो किससे बोला जाएगा, तालु से, और र किससे, तो दंतमूल से। तो इसका कभी पूछे तो आप इसका योग याद रखेंगे, किससे ये मिलके बना है आप बता सकते हैं। वैसे ही आगे भी जो स्वर हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ठीक है, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये किससे बोले जाते हैं। सबसे पहले इसको कंठ से, मैंने कंठ में लिखवाया, इसको तालु से, इसको ओष्ठ से। ठीक है, अब बच कौन रहे हैं, री को मैंने लिखवा ही दिया है, री को मूर्धा से। ठीक है, री हो गया। फिर आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनको अगर बोलने की बात की जाए तो ए कैसे बोलते हैं, अ प्लस ई से। अ ई का मतलब क्या होता है, अ किससे बोला जाता है, तो कंठ से। अ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालु से। मतलब कि ए बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा। फिर यह कैसे होता है, अ प्लस ए से ऐ होता है, ये कंठ से, और ये कंठ तालु दोनों से, तो इसको भी कंठ तालु दोनों कहेंगे। तो दोनों का मतलब कंठ और तालु हो जाएगा। ठीक है, अब ओ कैसे बोलेंगे, ओ कैसे बनता है, तो अ प्लस उ से बनता है। ये बोलते हैं कंठ से और ये बोलते हैं ओष्ठ से। मतलब कि ये दोनों किससे बोले जाएंगे, तो कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। ये आप याद रखेंगे। जैसे ये निर्मित हुए हैं उन दोनों उच्चारण स्थानों को भी मिला के इनको बोला जाएगा। कंठ और ओष्ठ से मतलब कंठोष्ठ से। द्विगुण भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए, घोषत्व के आधार पे अगर वर्णों का विभाजन किया जाए, व्यंजनों का विभाजन किया जाए, सॉरी, तो घोषत्व के आधार पे अघोष और सघोष दो प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं, अघोष। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे कहते हैं सघोष। आप इसको याद रखेंगे। हर वर्ग के पहला और दूसरा, मतलब क ख, च छ, फिर ट ठ, फिर त थ, प फ। चलिए, याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं, तो आप ये याद रखिए, अघोष माने जिसकी बिना घोषणा। मान लीजिए कि आप आधार कार्ड कहीं बनवाने गए, पहले भीड़ होता था आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, या कहीं भी लाइन लगी रहती है, तो उसमें पहला और दूसरा व्यक्ति बिना बुलाए चले जाते हैं, बार बार देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो दो लोग बिना बुलाए चले जाते हैं, मतलब कि अघोषणा के बिना बुलाए कौन लोग जाते हैं, तो पहले और दूसरे, पहले और दूसरे याद रखेंगे। और क्या, इसको याद रखना है, स स स स, ये स स स स स, स स स स स स, तीनों स जो होते हैं ये भी बिना बुलाए आ जाते हैं। ठीक है, अघोष मतलब बिना घोषणा के। वैसे इनका परिभाषा मैंने आपको लिख दिया है, स्वर तंत्री में कंपन ना हो, जिनके उच्चारण में वो अघोष होते हैं। देखिए, अब इसको याद रखने के लिए 3, 4, 5 नंबर को घोषणा करके ही बुलाया जा सकता है। आधार कार्ड बन रहा है तो दो लोग तो बिना बुलाए ही घुस जा रहे हैं, बार बार अंदर देखने के लिए कि सर क्या कर रहे हैं, बना कैसे रहे हैं, कितना देर लगेगा पूछने के लिए। लेकिन पीछे के जो लोग हैं 3, 4, 5 पे, जैसे ग घ ङ च छ ज, ग घ ङ ज झ ञ, ड ढ ण, द ध न,
ब भ म, ये क्या है? तो ये सभी सघोष है, बुलाने पे ही जाएंगे। फिर य र ल व, ये तो पूरा रहेगा। और इसमें से एक बिछड़ के ह इसमें आ जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ह क्या है? तो ये सघोष वर्ण है, ठीक है। चलिए अघोष सघोष समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखते हैं हवा या प्राणत्व के आधार पे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का हवा अर्थ होता है हवा, ठीक है। तो ऐसे प्राण जिनको बोलने में कम हवा मुंह से निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, इसमें आप ALP लिख के देख लीजिए, एक एक छोड़ के लिखना है। तो ALP, ALP मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है अल्प प्राण, मतलब इसको बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है। और महाप्राण क्या होता है? हाँ, और महाप्राण क्या होता है? जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकले, MP लिखना है। तो इसमें M और इसमें P, मतलब कि दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। इसको जरूर याद रखिएगा। य लव, ये अल्प प्राण, मतलब इसको बोलने में कम हवा निकलती है मुंह से। और स ह को बोलने में ज्यादा हवा निकलती है। इसको जरूर याद रखना है, य लव को और स ह को, बार बार परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। चलिए अमानक क्या है? अमानक देखते हैं। पहले आता था हमको हमारे यहाँ झूला डालडा, याद है आपको? अब जब बच्चे होंगे तो झूला डालडा, ये झ लिखा है, लेकिन इसको कहीं हिंदी निदेशालय ने स्थान नहीं दिया है, इसलिए इसको अमानक कहा जाता है, ठीक है। आगत या गृहित मतलब बाहर से आए हुए वर्ण, जो जैसे अ क ज, ये सब तो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन इसमें नुक्ता लगा है, नुक्ता या इसको तल बिंदु कहते हैं। तो ये बाहर के शब्द हो जाएंगे अरबी फारसी, ठीक है। अरबी या फारसी में ये प्रयोग होते हैं। तो ये आगत कहलाते हैं, कहीं से दूसरी जगह से आए हैं, और इसको और चंद्र बिंदु वाला वर्ण बोलते हैं औ। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर ऑफिस बोलना है तो हम लोग बोलते हैं ऑफिस, बिहार में बोलते हैं लोग ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। तो दोनों गलत बोलते हैं, बोलना चाहिए ऑफिस। जैसे ब्लॉक बोलना है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोग बोलते हैं ब्लॉक, 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 ब्लॉक बोलते हैं, गलत है। बिहार में जाएंगे तो ब्लॉक बोलते हैं लोग, वो भी गलत है। इसका प्रयोग होना चाहिए ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आगत या गृहित में इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब मित्रों वर्णमाला का चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ये वर्णमाला मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसका MCQ मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और आपका शेयर करना ही हमारे लिए फीस है। ये फीस आप लोग जरूर अदा करते रहें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आप लोगों से। और ऐसे ही एक एक चैप्टर करके मैं आपको जल्द ही पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, और इसमें कोई कहीं बदलाव होने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी परीक्षा को आप देंगे, एक दिवसीय हो या मतलब और भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये व्याकरण का हिस्सा जरूर पूछा जाता है। मैं आपको साहित्य भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में MCQ के साथ वर्णमाला के। आप लोग इसको कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, और हमारे साथ साथ उस दिन क्वेश्चन करेंगे, हम लोग लाइव रहेंगे उस दिन, जिस दिन इसका MCQ करना है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।